नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस यात्रा में। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सीएजी के विषय में, अर्थात भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के विषय में। इससे जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान क्या हैं, इसकी स्वायत्तता के विषय में जानेंगे, इससे जुड़े हुए कार्य और शक्तियों के विषय में जानेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, इसके विषय में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। यदि हम यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो उसमें अक्सर सीएजी से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। सबसे पहले जान लेते हैं फ्रेंड्स कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा सीएजी के विषय में क्या कहा गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अर्थात सीएजी संभवतः भारत के संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना होने पाए या संसद द्वारा विनियोग विधेयक में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। अब सीएजी के विषय में जान लेते हैं। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यह भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग अर्थात इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक है। इस संस्था के माध्यम से संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है और यह जानकारी जनसाधारण को दी जाती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं सीएजी से जुड़ी हुई पृष्ठभूमि के विषय में। महालेखाकार का कार्यालय वर्ष 1858 में स्थापित किया गया था, ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासनिक नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया। इसके कुछ समय बाद भारत के महालेखा परीक्षक को भारत सरकार का लेखा परीक्षक और महालेखाकार कहा जाने लगा। वर्ष 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया क्योंकि इस पद को वैधानिक दर्जा दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखा परीक्षक के पद को और शक्ति दी। इस अधिनियम में नियुक्ति और सेवा प्रक्रियाओं का भी उल्लेख था और भारत के महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों का संक्षिप्त विवरण भी। वर्ष 1936 के लेखा और लेखा परीक्षा आदेश ने महालेखा परीक्षक के उत्तरदायित्वों और लेखा परीक्षा कार्यों का प्रावधान किया। यह व्यवस्था वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक नियुक्त किए जाने का प्रावधान किया गया। वर्ष 1958 में सीएजी के क्षेत्राधिकार में जम्मू और कश्मीर को शामिल किया गया। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 लागू किया। अधिनियम ने सीएजी को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखांकन और लेखा परीक्षा दोनों की जिम्मेदारी दी। वर्ष 1976 में सीएजी को लेखांकन के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। फ्रेंड्स, अब भारतीय सीएजी की तुलना ब्रिटेन के सीएजी से कर लेते हैं। भारत का सीएजी केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका निभाता है, नियंत्रक और महालेखाकार की नहीं, जबकि ब्रिटेन में महालेखा परीक्षक के साथ साथ इसमें नियंत्रक और महालेखाकार की शक्ति भी निहित होती है। भारत में सीएजी पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, यानी पोस्ट फैक्टो, जबकि यूके में सीएजी की मंजूरी के बिना सरकारी खजाने से कोई पैसा निकाला ही नहीं जा सकता। भारत में सीएजी संसद का सदस्य नहीं होता, जबकि ब्रिटेन में कैग हाउस ऑफ कॉमन्स का सदस्य होता है। अब फ्रेंड्स, सीएजी से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो आर्टिकल 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तें संबंधित है। आर्टिकल 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। आर्टिकल 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। आर्टिकल 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखी जाएगी। आर्टिकल 279 के तहत शुद्ध आय की गणना सीएजी द्वारा
प्रमाणित की जाती है, जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाता है। तीसरी अनुसूची के तहत भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची की धारा 4 भारत के सीएजी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा पदभार ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का प्रावधान करती है। छठी अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद के खातों को राष्ट्रपति और सीएजी द्वारा अनुमोदित प्रारूप के अनुसार रखा जाना चाहिए। इन निकायों के खातों का लेखा जोखा इस तरह से करना होगा जिस प्रकार सीएजी उचित समझता है, और ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कैग की स्वायत्तता के विषय में। तो सीएजी की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, दोनों में से जो भी पहले हो। सीएजी को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। एक बार सीएजी के पद से सेवानिवृत्त होने, इस्तीफा देने के बाद वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय का पदभार नहीं ले सकता। सीएजी का वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्ति के बाद भिन्न या कम नहीं की जा सकती हैं। उसकी प्रशासनिक शक्तियां और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत अधिकारियों की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उससे परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती हैं। सीएजी के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। अब जान लेते हैं सीएजी के कार्य और शक्तियों के विषय में। सीएजी को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने के अधिकार प्राप्त हैं, जैसे संविधान का अनुच्छेद 148 से 151, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें अधिनियम 1971, महत्वपूर्ण निर्णय, भारत सरकार के निर्देश, लेखा और लेखा परीक्षा विनियम 2017। सीएजी भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य, केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है की संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार के खर्चों का परीक्षण करता है। भारत की आकस्मिक निधि और भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और सार्वजनिक खाते से होने वाले सभी खर्चों का परीक्षण करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट और अन्य अतिरिक्त खातों का ऑडिट करता है। संबंधित कानूनों द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्यों के राजस्वों से वित्त पोषित होने वाले सभी निकायों, प्राधिकरणों, सरकारी कंपनियों, निगमों और निकायों की आय व्यय का परीक्षण करता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों का ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय। केंद्र और राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएंगे उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जो संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। संसद की लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। अब जान लेते हैं पीएसी के विषय में अर्थात पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के विषय में। लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। विनियोग खातों, वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों को सीएजी द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, जो संसद में दोनों सदनों के पटल पर रखी जाती है। सीएजी सबसे जरूरी मामलों की एक सूची तैयार करके लोक लेखा समिति को सौंपता है। सीएजी कभी कभी राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों के विचारों की व्याख्या और अनुवाद भी करता है। सीएजी यह देखता है कि उसके द्वारा प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई की गई है या नहीं। यदि नहीं तो वह मामले को लोक लेखा समिति के पास भेज देता है, जो मामले पर आवश्यक कार्रवाई करती है। फ्रेंड्स, अब जान लेते हैं सीएजी से जुड़ी हुई चुनौतियां और अवसर के विषय में। वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में खामियों का पता लगाना आसान नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने के साथ ही सीएजी
अब कई सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजनाओं अर्थात पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ऑडिट भी करता है। सीएजी की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को सीएजी के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता। सीएजी को किसी भी सरकारी कार्यालय का निरीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यावहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेजों की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया के अंत में की जाती है। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत नागरिकों के 1 महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी 7 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो पाने की स्थिति में संबंधित विभागों के प्रमुखों को इसकी वजहों को स्पष्ट करना चाहिए। वर्ष 2015 में संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक लेखा समिति के अखिल भारतीय सम्मेलन में सीएजी की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति का सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की, जैसा कि यूके और ऑस्ट्रेलिया में होता है। हालांकि भारतीय संविधान सीएजी को 6 साल का कार्यकाल प्रदान करता है, लेकिन 65 साल उम्र की शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। कार्यकाल कम होने से नेतृत्व, निरंतरता और विशेषज्ञता की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र और उचित कामकाज में बाधा उत्पन्न होती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके के सीएजी और अमेरिका के नियंत्रक महाप्रबंधक का कार्यकाल क्रमशः 10 वर्ष और 15 वर्ष का होता है। संघ और राज्यों के खातों के ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट अर्थात IA&AD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत में IA&AD के कार्य को वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि यूके के राष्ट्रीय लेखा परीक्षा कार्यालय अर्थात नेशनल ऑडिट ऑफिस में होता है। आईटी एक्ट की तर्ज पर IA&AD को सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता देने और शक्तियां प्रदान करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार होगा तथा IA&AD के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की विश्वसनीयता बढ़ेगी। पूर्व सीएजी विनोद राय द्वारा सुझाए गए जो सुधार हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। सीएजी के दायरे में सभी निजी सार्वजनिक सहभागी अर्थात पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, पंचायती राज संस्थान और सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थानों को लाना चाहिए। 1971 के सीएजी एक्ट में संशोधन किए जाने चाहिए ताकि शासन में बदलाव से तालमेल हो सके। नया सीएजी चुनने के लिए मुख्य सतर्कता आयुक्त अर्थात सीवीसी के चयन की तरह एक कॉलेजियम जैसा तंत्र होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत के विषय में। हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमानों या बाहरी आंकड़ों के कारण सीएजी की आलोचना हुई है। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए सीएजी को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित ना हो। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है। इसे रोकने के लिए सीएजी को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिए। सीएजी को सतत विकास लक्ष्यों का ऑडिट करने और जीएसटी के कार्यान्वयन जैसे मुद्दों की जांच के लिए तैयार किया जाना चाहिए। बिग डेटा क्रांति के मद्देनज़र सीएजी ने वर्ष 2016 में बिग डेटा मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स के लिए एक केंद्र भी स्थापित किया। सीएजी ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल थे। यह भारत के सीएजी की विश्वसनीयता को दर्शाता है। वर्तमान में भारत के सीएजी श्री गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। ये उनकी इमेज है यहाँ पर। और श्री गिरीश चंद्र मुर्मू 14th सीएजी हैं इंडिया के और ये इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर रह चुके हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के अगस्त 2020 तक। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में नज़र डाल लेते हैं कुछ फॉर्मर्स सीएजी के ऊपर। तो राजीव महर्षि 2017 से 2020 तक सीएजी थे भारत के। शशिकांत शर्मा 2013 से 2017 तक थे। विनोद राय 2008 से 2013 तक। VN कौल 2002 से 2008। VK शुंगलू 1996 से लेकर 2002। CG सोमैया 1990 से लेकर 1996। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी
और आपको ज़रूर कुछ जानने, समझने और सीखने को मिला होगा। और यदि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिए।